यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं एचएल दुसाद जी से। एचएल दुसाद जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। इसके पहले कि मैं इनसे आपकी बातचीत कराऊं, आप परिचय कराऊं, मैं बताना चाहूंगा कि एचएल दुसाद जी जाने माने बहुजन चिंतक हैं और उन्होंने करीब 60 किताबें उन्होंने लिखी है और वो बहुजन डायवर्सिटी मिशन के संस्थापक हैं और वो बहुजन डायवर्सिटी मैन के रूप में भी जाने जाते हैं। तो एचएल दुसाद जी, मैं जानना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे इस एपिसोड का एक नियम है, हम लोग कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आपका बचपन बीता, कहाँ आपका जन्म हुआ, इस बारे में बताइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई? जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के नरौली खेम गांव में हुआ। नरौली खेम के आसपास बगल में वो खुखुंदू थाना है। खुखुंदू थाने की वजह से उस गांव की खास तौर से पहचान है जी। तो 1953 में मेरा जन्म उस गांव में हुआ, किंतु 3 साल के बाद मैं चला गया अपने ननिहाल। लोग बतलाते हैं कि मैं 3 साल का था, मेरे मामा मुझे लेकर के चले गए ननिहाल। उन दिनों उनकी कोई संतान नहीं थी, तो 10 वर्ष की एज तक मैं जो है अपने ननिहाल में रहा। पैना गांव का नाम है। उसके बाद से मेरे छोटे भाई का डेथ हो गया, फिर मुझे कलकत्ता जाना पड़ा। तो बहरहाल जन्म मेरा होता है आपका देवरिया जिले के नरौली खेम गांव में। बचपन में परवरिश होती है ममहर में, पैना गांव में। लेकिन आपको मैं बतलाना चाहूं कि जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है और मेरे बचपन का जो अनुभव है वो तमाम दलित लेखकों से बहुत ही भिन्न है। मेरे जीवन में दलित होने के नाते कभी कोई तिक्तता नहीं है, कोई बीटर एक्सपीरियंस है ही नहीं। घर पर मेरी स्थिति छोटे मोटे जमींदार जैसी थी। हमारे 3 कुएं हुआ करते थे आसपास के। मुझे लगता है कि 3-4 गांव में किसी के पास 3 कुएं नहीं थे। बड़ा शानदार बागीचा हुआ करता था। उस बागीचे में हमारे दादा बहुत ही टेस्टी फ्रूट्स उसमें लगाए थे। आम, गुल्लर, जामुन, ये सब का कोई जवाब ही नहीं था। 11 कोट हमारा बांस हुआ करता था। ये सब बातें उस इलाके के लिए बड़ी रेयर थी। उसके बाद से ठीक ठाक जमीन थी। बड़ी बात ये थी कि हमारे परिवार की इमेज जो थी आपके गांव के सबसे शिक्षित परिवारों में थी। हालांकि उस जमाने में एजुकेशन क्या होता था, लोग 5-10 तक पढ़ लेते, वही बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन हमारे दादा जो 125 वर्ष की एज में जिनका देहांत होता है, वो बिना रामायण पढ़े अपने जीवन के आखिरी दिन तक जो है जलपान तक नहीं किए। तो महाभारत, रामायण इत्यादि जो है कितनी बार पढ़ चुके थे, तो धर्मशास्त्रों का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। हमारे ताऊ को धर्मशास्त्रों का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। इवन जो है हमारे गांव के पंडित जो है पतरा दिखलाने के लिए हमारे ताऊ के पास आया करते थे। तो उस दौर में 1953 मेरा जन्मदिन है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस दौर में जो है जो थोड़ा बहुत जो है शास्त्रों वगैरह के विषय में जानकारी रखता था, अक्षर ज्ञान से उठ करके जो थोड़ा बहुत जो है किताब पढ़ लेता, तो उसी परिवार को शिक्षित माना जाता था। तो हमारे दादा भी एजुकेटेड थे, हमारे ताऊ भी एजुकेटेड थे और हमारे ताऊ के 2 लड़के बड़े ब्रिलियंट विद्यार्थी थे। हमारे स्थानीय स्कूल में उनकी बड़ी अच्छी छवि रही, वो स्पोर्ट्समैन भी रहे। तो कुल मिला करके हमारा जो है बचपन जो है बड़ा खुशहाली से गुजरा। एक तरीके से मैं कहता हूँ कि मेरी जिंदगी जो है फूलों की सेज रही। तो गांव में भी काफी सम्मान मिला। गांव से जाने के बाद से मैं ननिहाल में जब चला गया, तो वहां जो परिवेश मिला वो एक तरीके से समझ जाइए कि मेरे व्यक्तित्व की बुनियाद गढ़ने में सहायक हुआ। जिस गांव में मेरा ममहर पैना जो है क्षत्रियों का दूसरा सबसे बड़ा गांव माना जाता है इंडिया में। जो सबसे बड़ा गांव है वो गहमर है, गाजीपुर जिले में। गहमर के बाद से पैना सबसे बड़ा गांव हुआ करता था। उस गांव में जो है
वो जो आपका ठाकुरों का डोमिनेंस इतना जबरदस्त था कि वैसा फिल्मों में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन संयोग से मेरे मामा जो थे, मैं अपनी लाइफ में अमिताभ बच्चन के आने के बाद से एंग्री यंगमैन का कंसेप्चुअल निकला, लेकिन मैं अपने पूरे जीवन में रियल एंग्री यंगमैन देखा तो मामा को देखा। तो हमारे मामा का, हमारी नानी का बड़ा आतंक हुआ करता था। तो इनकी वजह से जो है जीवन में कहीं से कोई हीन मानसिकता नहीं, बड़ा कॉन्फिडेंस मुझ में ग्रो हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर मुझसे कुछ गलती भी हो जाती थी तो पुरानी एक कहावत देहात में थी कि जो भांजे को अगर आप मारते हो तो आपका हाथ कांपने लगेगा। इस वजह से मेरे छोटे मोटे गुनाहों को भी लोग माफ कर देते थे। इस तरीके से जो पैना में रह करके वैसे ठाकुरों के बीच में जिस कॉन्फिडेंस के साथ रहा, वहां से मुझे बड़ा आत्मविश्वास मिला और जिसका रिफ्लेक्शन आप मेरे राइटिंग्स में पाते हैं। बहरहाल 1962 में कलकत्ता चला, यहाँ रह करके जो है एक म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई होती है। कहने के लिए मैं कलकत्ता में रहा, लेकिन कलकत्ता का जो उपनगर कहलाता है, जो आपका इंडस्ट्रियल बेल्ट है, आपका नैहट्टी, जगदल, ये सब जो है जो कलकत्ता के सबसे जो है जूट बेल्ट के रूप में मशहूर है। मेरी परवरिश उसी इलाके में होती है, मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं होती है। वहीं से हमने जो है आपका वो किया, हायर सेकेंडरी में 1970 में किया। उसके बाद से जो है बीकॉम पार्ट 2 का एग्जाम दिया था, लेकिन मैं फेल कर गया टेक्निकल कारणों से। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो सिर्फ 11 क्लास की है। तो बंगाल में ही रह करके मेरी पढ़ाई हुई। फिर आगे अगर कहूँ तो बंगाल के परिवेश को हमने जो है एक यूनिवर्सिटी के रूप में लिया। आत्मकथा तो नहीं लिखा हो, लेकिन कभी कभी आप जैसे मित्रों से जब जिक्र छिड़ता है अपने जीवन के विषय में, तो मैं यही कहता हूँ कि मेरे ऊपर हिंदी पट्टी का कोई ऋण ही नहीं है। हिंदी पट्टी का मैं कहीं से कर्जदार नहीं हूँ। मेरा जो कुछ भी है बतौर राइटर, मेरे व्यक्तित्व का जो भी निर्माण हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल का परिवेश मिलने के कारण हुआ है। तो आप जानते हैं जमाने में बंगाल के विषय में कहा जाता था कि बंगाल आज जो सोचता है शेष भारत कल सोचता है। बंगाल जो है आपका लेखन इत्यादि के माध्यम से सबसे अग्रसर था, फिल्म और कला के माध्यम से सबसे अग्रसर था। तो ऐसे कला और संस्कृति के पृष्ठभूमि वाले बंगाल में मेरी परवरिश होती है और बंगालियों को देखा देखी मुझ में भी इंस्पिरेशन पैदा होता है कि कुछ क्रिएटिव काम करना चाहिए। तो देश मेरे लिए बड़ा सहायक होता है। बाद में मैं 1975 में सर्विस ज्वाइन कर लेता हूँ। आपको सुन के बड़ा है कि मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी भी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि उन दिनों जो है बंगाल में प्राइवेट सर्विसेज में बहुत हैंडसम सैलरी हुआ करती थी। मेरे एक ब्रिटिश फर्म में काम करते थे, एक्साइड बैटरी, जो एक्साइड बैटरी जिसकी मोनोपोली चलती है। तो उसमें ये सिस्टम था कि यदि कोई व्यक्ति वहां से रेजिग्नेशन देता है तो उसके जगह पर उसके नॉमिनी के तौर पर कोई रिलेटिव या लड़का वगैरह है तो भर्ती हो जाएगा। तो मैंने पिताजी को कह दिया था कि मैं जॉब करूंगा तो आपकी जगह करूंगा, नहीं तो गांव पर जाकर के खेती करूंगा। तो बहरहाल 1975 में मेरी 2 संतानें हो गई। अर्ली एज में शादी हो गई थी 13 साल में, और शायद 19 साल की एज में मैं पिता भी बन गया। तो 1975 में हमने पिताजी को कह दिया कि अब 2 बच्चे हो गए, अच्छा नहीं लगता, अब आप नौकरी छोड़िए और मैं जॉब करूंगा। मैं जैसे बतलाया कि बड़ा मैं दुलरुआ रहा, मुझे बड़ा बहुत बेपनाह प्यार मिला। मेरे जीवन में कोई बिटर एक्सपीरियंस है ही नहीं। गांव के लोग भी हिसाब प्यार देते रहे, ननिहाल में भी खूब प्यार मिला, उसी तरीके से कलकत्ता में मिला। तो कहीं से जो है लाइफ में जो बिटर एक्सपीरियंस नहीं है। और पिताजी तो इतना मानते थे, आप अंदाज लगा सकते हैं कि 1975 के अप्रैल में मैं सर्विस ज्वाइन किया। उसके पहले शायद 1974 के दिसंबर महीने में आपका ईडन गार्डन में वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच था। मैं उन दिनों क्रिकेटर विश्वनाथ का बहुत बड़ा क्रेजी हो गया था। तो मैंने बाबूजी को कहा कि बाबूजी मैच हो रहा है, मुझे हर हाल में जो है क्रिकेट मैच देखना है। अब पिताजी को पता नहीं कि कैसे टिकट टुकट मिलता है ईडन गार्डन में। तो संयोग से ईडन गार्डन के पास ही एस्प्लेनेड में हमारे बगल के एक पड़ोसी जॉब करते थे, तो उनसे संपर्क किया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं ये टिकट जुगाड़ करवा दूंगा, लेकिन काफी खर्च पड़ेगा। हमने कहा क्या खर्च पड़ेगा? तो बतलाए 5 रुपये का जो 1 दिन का टिकट हो आपको 500 रुपये मिलेगा। तो
1975 में 20 रुपए का सीजन टिकट था, पर डे का उसका कीमत होता है 4 रुपए। तो मैं 4 रुपए का टिकट एक दिन के लिए जो है बाबूजी ने मुझे 500 रुपए में सुलभ कराया था, और सिर्फ टिकट ही नहीं, दूरबीन खरीद के दे दिया था। उसके बाद से 1977 में मुझे पेले का मैच देखने का मौका मिलता है। आपकी दुआ से 200 रुपए का टिकट मैं 2000 रुपए में खरीद करके देखा था। तो कहने का मतलब ये कि कहीं से कोई जो है अपनी लाइफ में वो नहीं रहा, अभाव नहीं रहा। मैं एक तरीके से कहिए कि बड़ा संतुष्ट, और अपने जो दलितों की जो स्थिति उस हिसाब से बड़े खुशहाल परिवार से रहा। मेरी जिंदगी फूलों की सेज रही। इन सब चीजों का असर जो है मेरे लेखन पर पड़ा, और एक सकारात्मक सोच विकसित हुई। और आज आपके बीच में मैं अपना कुछ सोसाइटी को पे करने के लिए लेखन का कलम के माध्यम से अपना ड्यूटी निर्वहन कर रहा हूँ। ये मेरी जो है प्रारंभिक जी, जैसा कि आपने बताया कि जो आपका घरेलू माहौल था, जो गांव का माहौल है, उसके बारे में बताया, फिर आपने शहर के बारे में बताया कि बंगाल में किस तरह का माहौल था। तो जो बहुजन जो मिशन है, ये मिशन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कहाँ से आपको लगा कि इस मुद्दे पर काम करना चाहिए? जो खासतौर पर जो अम्बेडकरवादी और प्रगतिशील विचारधारा जो आपके अंदर आई, वो कहाँ से आई? थोड़ा इसके बारे में बताइए। बहुत सही सवाल आपने पूछा। मैं 1975 में एक साइड बैटरी में ज्वाइन कर लिया। 1978 से मैं इनकम टैक्स पे ही रहा। तो अपने विषय में बतला दूं कि एक तरीके से मेरे शुरुआत के जीवन का जो सारा जो ध्यान ज्ञान था वो रहा फिल्म। मैं फिल्मों का बहुत ही क्रेजी रहा। तो क्रेजी इतना रहा कि मुझमें भी एक्टर बनने का धीरे धीरे एस्पिरेशन पैदा होने लगा। तो मेरी शुरुआत की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ फिल्में ही चिंता के विषय रही। उसके बाद से क्रिकेट आ गया। तो समझ जाइए कि फिल्म के बाद से क्रिकेट का नशा लगा। इसी क्रम में मैं जब एक साइड बैटरी में ज्वाइन करता हूं तो मुझे एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है। मौका ये मिलता है कि मुझे वहां की लाइब्रेरी की जिम्मेवारी मिल जाती है। एक साइड बैटरी में एक रिक्रिएशन क्लब था। रिक्रिएशन क्लब की तरफ से फुटबॉल वगैरह हुआ करते थे। रिक्रिएशन क्लब की तरफ से 1 एक्ट प्ले आयोजित किया जाता था। रिक्रिएशन क्लब की तरफ से फुल लेंथ ड्रामे हुआ करते थे। तो उसी रिक्रिएशन क्लब का एक पार्ट था लाइब्रेरी। 1980 में 1975 में ज्वाइन किया। 1980 में जब वहां पर यूनियन का इलेक्शन होता था तो हम आपका कांग्रेस वाले यूनियन से जुड़े हुए थे, IUNTC से। तो यूनियन के माध्यम से चुनाव लड़ करके कमेटी में पहुंचे। उसके बाद से कमेटी ने मुझको जो है रिक्रिएशन क्लब का वो जो पार्ट है आपका लाइब्रेरी, उसका जिम्मा दे दिया। तो फिर मैं 1980 से लेकर के 85 तक जो है लाइब्रेरियन के रूप में काम किया। अपना ड्यूटी भी कर लेता था। वहाँ कोटा वाला जॉब था। कारखाने में इतनी सुविधा थी। हमारी फैक्ट्री में 5 डे ड्यूटी हुआ करती थी, 2 दिन छुट्टी रहती थी। सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक ड्यूटी होती थी। मैं वहाँ हार्डमोस्ट जॉब किया करता था। वहाँ कोटा फिक्स था। तो जो सबसे कठिन जॉब थे 1.5-2 घंटे में हो जाता था कोटा अपना पूरा। तो सुबह गए 10 बजे तक अपना कोटा पूरा कर लिया। उसका फ्रेश सुबह कैंटीन की बड़ी अच्छी सुविधा थी। थोड़ा सा रेस्ट ले लो। उसके बाद से 12:30 बजे लाइब्रेरी खोलते थे और 5 बजे तक लाइब्रेरी में रहते थे। तो ये जो 5 साल मेरी जिंदगी का था, ये बढ़िया, ये लाइफ का मेरा बेहतरीन दौर रहा। इस दरमियान जो है किताबों की परचेजिंग की जिम्मेवारी मेरे ऊपर। लोगों को किताब पढ़ाना है। तो जो आते थे हमारे वो मेंबर्स, वो किताब मांगते थे। बहुत से लोग हमारे विवेक के ऊपर छोड़ देते थे कि भाई ये आप अपने हिसाब से दे दो। तो अपने हिसाब से यदि किसी को देना है तो ऐसी किताब दिया जाए ताकि उसकी रुचि के अनुकूल हो, संतुष्ट हो। इस तरीके से मुझे तमाम किताबों को पढ़ना पड़ता था, नजर दौड़ाना पड़ता था। तो एक वही 1980 से लेकर के 85 तक एक तरीके से कहिए मैं किताबों की दुनिया में रहा, किताबों के समुंदर में गोते लगाते रहा। इस बीच एक टर्निंग पॉइंट आता है। जैसे मैं बतलाया कि उस फैक्ट्री में एक ये हुआ करता था, प्ले हुआ करते थे। तो मैं जब ज्वाइन किया तभी से वहां पर जो ये आपका ड्रामे की टीम थी हिंदी भाषियों की, वो लोग मुझको एक्टिंग करने के लिए जो है बार बार अनुरोध करते थे कि आपको करना चाहिए। लेकिन मेरे साथ बड़ी समस्या रही कि मैं बिना तैयारी के कभी उतरता ही नहीं हूँ मैदान में। तो मैं प्रॉन्टिंग किया करता था। स्टेज के पीछे से जो बोला जाता तो मेरी प्रॉन्टिंग बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। हर कोई कहता था कि हरिलाल जी आप मेरा प्रॉन्टिंग करेंगे। बहरहाल इस क्रम में मैं आपको बतला दूं कि मेरा नाम हरिलाल प्रसाद है।
मैं एचएल दुसाद के नाम से जाना जाता हूं, लेकिन असल नाम मेरा जो है हरिलाल प्रसाद है। और इस नाम में परिवर्तन मैं जो है लेखन में उतरने के बाद किया। जब मेरी पहली किताब प्रकाशित होने को हुई, उस समय मेरे सामने समस्या आई कि मैं किस रूप में जो है पाठकों के बीच जाऊं। हरिलाल प्रसाद को लेकर के मेरे मन में झिझक थी। उन दिनों 2000 में 1999 में मेरी पहली किताब प्रकाशित होती है, तो उन दिनों मैं मूवमेंट से जुड़ चुका था, तो उसमें जो है हरिलाल मुझे मनुवादी नाम लगता था और प्रसाद भ्रामक टाइटल था जो तमाम जातियां लगाती है। तो ऐसे में हमने हरिलाल को किल करके एचएल किया और प्रसाद की जगह मैं एक मैसेज देना चाहता था कि एक अनटचेबल के रूप में मैं राइटिंग कर रहा हूं। और मेरा कॉन्फिडेंस, जब मैं अनटचेबल के रूप में राइटिंग करूंगा तो हिंदुओं के तमाम धर्मशास्त्र, हिंदुओं के तमाम भगवान जो है भ्रांत हो जाएंगे, झूठे साबित हो जाएंगे। क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्र और हिंदू ईश्वर के हिसाब से सिर्फ ब्राह्मण ही राइटिंग कर सकता है, हम शूद्र अतिशूद्र समाज के लोग राइटिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं जो है एक अछूत के रूप में अपना वो देना प्रेजेंट करना चाहता था। तो मैंने जो है और कुछ समय न दे करके दुसाद सरनेम लगा दिया। दुसाद एक बिहार की जो है जाति है जिसके लोग जो है पासवान वगैरह सरनेम लगाया करते हैं। तो बहरहाल फैक्ट्री में मैं जब रहा तो अपना लोगों को किताबें वगैरह पढ़ाना अपना ये शौक रहा। और ड्रामे जब होते थे तो उसमें समय निकाल के मैं जाता था, प्रॉन्टिंग करता था, लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। तो बात 1983 की है, एक ड्रामे के लिए मैं प्रॉन्टिंग कर रहा था, लेकिन एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर था जिसको दिया गया था, वो सही तरीके से जो है उसका निर्वहन नहीं कर रहा था। तो कैरेक्टर के प्रति मेरा इतना लगाव हो गया था, मैं चाहता था कि बढ़िया से एक्ट किया जाए, लेकिन जब वो नहीं कर पा रहा था तो हमने डायरेक्टर को कहा कि भैया हम इस रोल को करेंगे। अब मैंने जब अनाउंस किया कि हम एक्टिंग करेंगे तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बोले बहुत ही अच्छी बात। तो वो आपका वन एक्ट प्ले था, लगभग जो है पूरी फैक्ट्री में 16-17 जो है ड्रामे की टीम उतरती थी, उसमें बेस्ट ड्रामे का अवार्ड वगैरह मिलता था। तो मैं 1983 में पहली बार जो है वन एक्ट प्ले में उतरता हूँ और मैं बेस्ट कैरेक्टर एक्टर का अवार्ड पाया। बहुत बढ़िया। हाँ, अभिनय के प्रति झुकाव हो जाता। और अभिनय के प्रति ये झुकाव जो है मुझे 1985 में मैं एक फिल्म में सेंट्रल कैरेक्टर का रोल पा जाता हूँ। 83 के बाद से मेरी जर्नी शुरू होती है और मैं 85 तक आते आते जो है फिल्मों से जुड़ जाता हूँ। उसके बाद से जो है 1987 में मेरा जो संपर्क इनसे होता है। एमएस सोढ़ी नाम की एक शख्सियत रहे, इंडिया का जो पहला टीवी सीरियल है हम लोग, उसके पीछे जो है सबसे बड़ी भूमिका एमएस सोढ़ी की थी। सोढ़ी साहब से मेरी निकटता हो जाती है। वो निकटता जो है वो क्या बताया जाए, मेरे आपको बताऊं कि आज मैं जो कुछ हूँ उसमें मेरा अपना तो प्रयास है ही, लेकिन सबसे बड़ा प्रयास है कि हमारी जिंदगी में कदम कदम पर हर मोड़ पर कुछ ऐसे शख्सियतों से मुलाकात होती रही जो मेरे लाइफ के लिए जो है एक सुखद बदलाव का कारण बनते गए। तो बड़े शख्सियतों में पहली मुलाकात मेरी एमएस सोढ़ी से होती है। एमएस सोढ़ी जो है आपका इंस्पिरेशन पैदा होता है कि नहीं, हमें सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करना है, हम ये है प्रोड्यूसर भी बनना है। बहरहाल 1990 में मैं लखनऊ आया था। लखनऊ से ही बोल रहा हूँ, लखनऊ में मेरा बड़ा बेटा पढ़ रहा था, तो बेटे से मिलने के लिए आया। यहाँ जब आए तो सोढ़ी साहब ने अपना एक फोन नंबर दे करके रखा था, बोले कि कभी अगर आओ तो दिल्ली में मुझसे मिलो। तो जब लखनऊ आए तो लगा कि दिल्ली तो बड़ा करीब है, थोड़ा मिल आते हैं। तो एक उनसे कॉल किया, बोले कि मैं हूँ दिल्ली में, आ जाओ। बस लखनऊ से मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली जाकर के उनके साथ जो है 3 दिन में बिताया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सोढ़ी साहब को इतना दिल्ली में क्रेज है। आपको बात 1990 की कह रहा हूँ। उन दिनों जो है अभी भी लोगों के जेहन पर हम लोग सीरियल का खुमार था। तो सोढ़ी साहब जब निकलते थे आपका मंडी हाउस जब जाते थे तो उतना दूर जाने में 1.5-2 घंटे लग जाते थे। तो उनका सेंटर करता था मंडी हाउस, और मंडी हाउस के बाद से आपका दूरदर्शन जहाँ से प्रसारित होता है पार्लियामेंट स्टेट पर। तो मंडी हाउस पहुंच करके मैं देखा कि उनकी पहुंच तो बहुत ही अच्छी हुई। तो मैंने कहा कि सर आपका तो सोर्स बहुत बढ़िया है, आप एक हमारे लिए कष्ट करें। वो बोले क्या? हमने कहा कि आप जरा ये पता लगाइए कि 1990 जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बर्थ सेंटेनरी है,
तो जिस तरीके से 89 में जवाहरलाल नेहरू की बर्थ सेंचुरी को सेलिब्रेट करने के लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसा एक मेगा सीरियल आया था, वैसा कुछ हो रहा है कि नहीं। तो हंसने लगे, बोले चलो पता करते हैं। तो उन्होंने जो है 2-3 घंटे के प्रयास के बाद से रिजल्ट दे दिया, बताया कि नहीं हरिलाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उन पर एक डाकू ड्रामा बनने जा रहा है। बाकी डॉक्टर अंबेडकर पर वैसा कोई प्रोजेक्ट मंडी हाउस में नहीं पड़ा है। ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। दलित होने के नाते, जिसे मैं बताया ना कि मेरे जीवन में कोई तिक्ता विज्ञता नहीं। कलकत्ते की लिबरल सोसाइटी में रहा, वहां जो है ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में कोई फर्क ही नहीं। ब्राह्मण खुद अपने आप को जो है गाली देता था, तो वहाँ लोगों में काफी मैंने इक्वलिटी मिला। बंगाल से जब गांव आता था तो जैसे बतलाया कि हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही अच्छी थी, तो गांव में काफी आदर मिलता था। फिर 1 महीना से मिले अपने रिश्तेदारों से, तो वहां भी काफी सम्मान वगैरह मिलता था। तो इस तरीके से में कभी तिक्ता नहीं थी। रियल तो 1990 में वही मंडी हाउस से जानकारी मिलती है कि डॉक्टर अंबेडकर पर टीवी सीरियल नहीं हो रहा है, ये जो है मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। बाबा साहब से मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, बहुत जानकारी नहीं थी। अच्छा, एक दुर्भाग्य कहिए कि मैं जिस मैंने किताबों की दुनिया में रहता था, बैटरी कारखाने की लाइब्रेरी में हजारों किताबें थी। वहां क्या होता था, बंगाल का लिटरेचर इतना एडवांस हुआ करता था कि आजकल जो हम लोग बेस्ट सेलर की बात जानते हैं, जब भी कोई बेस्ट सेलर किताब पश्चिम में रिलीज होती थी, तब 3-4 महीने के अंदर अनुवाद होकर के जो है आपका बंगला भाषा में सुलभ हो जाती थी। तो लाइब्रेरियन के तौर पर मैंने खूब विदेशी लिटरेचर पढ़ा, इतना लिटरेचर पढ़ा विदेशियों का कि वह आपका ये बतलाऊं कि उन दिनों उतना लिटरेचर ये नहीं था, लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य के विषय में मेरी धारणा जो है अच्छी नहीं थी। लाइब्रेरियन के तौर पर मैं किताबें तो हिंदी की खरीद करके लाता था, लेकिन उस जमाने में हिंदी के राइटर मुझे इस काबिल नहीं लगते थे, प्रेमचंद हो चाहे और सब, इस काबिल नहीं लगते थे कि उनको मैं पढ़ूं, अपना टाइम इनके लिए मैं वेस्ट करूं। तो मैं विदेशियों को पढ़ता था, मैं बांग्ला के राइटरों को पढ़ता था, ये थे। तो बहरहाल जब ये पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर पर कोई टीवी सीरियल नहीं है, तो मुझे बड़ा आघात लगा। हाँ, तो ये बतला रहा था कि बंगाल में मैं इतना लिटरेचर की दुनिया में रहा, किताबों की दुनिया में ही विचरण मैं करता रहा, वही समझ जाए कि एक तरीके से सोना है, खाना है, बिस्तर है, सब कुछ किताबें मेरी हुआ करती थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर पर किताब नहीं थी बंगाल में, आश्चर्य की बात। लेकिन हाँ, ज्यादा जानकारी न होने के बावजूद इतना जानकारी था कि बाबा साहब जो है दलितों के मसीहा है, लोग उनको भगवान की तरह मानते हैं। उन्होंने संविधान की रचना किया, उनकी वजह से दलितों को जो है लिबरेट होने में मुक्ति मिली थी। हम लोग जो कुछ है आज उन्हीं के संविधान ने प्रदत्त अवसरों के कारण है, इतनी बेसिक जानकारी थी। तो जब ये पता चला कि उन पर कुछ नहीं हो रहा है, ये मेरी लाइफ का जो है टर्निंग पॉइंट हो जाता है। फिर मैं कलकत्ता लौटता हूँ। कलकत्ता लौटने के बाद से वहाँ ये कुछ जो है थोड़ा बहुत मैं मूवमेंट के से जुड़ने लगा था। गांव पर आता था तो इनका कांसीराम के विषय में काफी सुनता था, तो कांसीराम की चर्चा में बंगाल में करने लगा। थोड़ा बहुत जो है कभी कभी मौका मिला तो उधर जो कुछ जो अम्बेडकरवादी ऑर्गेनाइजेशन थे उनके बीच चला जाता था, तो कुछ लोगों से परिचय हो गया था जो वहां पर अम्बेडकरवादी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। दिल्ली से मैं आपको बीच में भी रोक रहा हूँ दुसाद जी, आपको सारी सुविधाएं थी, कोई प्रकार का कष्ट नहीं था, ना आपने भेदभाव झेला। तो मेरा ये प्रश्न है कि आप इस तरफ कैसे आए, अम्बेडकर की तरफ आप कैसे आए, आप कैसे बहुजन मिशन की तरफ आए? मेरा ये प्रश्न है, आप शॉर्ट में इसके बारे में बताइए क्या जरूरत पड़ी इस तरफ आने की। हाँ, वही बता रहा हूँ। थोड़ा सा विस्तार, शॉर्ट जरा विस्तार में चला जाएगा, रोचक रहेगा आपके लिए जानना। तो मैं कलकत्ते में आकर के जो है यहाँ के अम्बेडकरवादियों को ललकारना शुरू किया कि आप लोग कैसे अम्बेडकरवादी हो। पिछले साल जवाहरलाल नेहरू का बर्थ सेंटेनरी था, उन पर विशाल टीवी सीरियल बना था, लेकिन आप लोग वैसा कुछ नहीं कर रहे हो। बंगाल के लोगों को जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री है, तमाम जो सुविधाएं, यहाँ से भी कुछ इस किस्म का प्रयास होना चाहिए। तो लोग हाँ हो करते रहे। इसी बीच समझ जाइए कि जून के आखिरी सप्ताह में मंडी हाउस की तरफ से नोटिफिकेशन निकलता है कि जो लोग टीवी सीरियल बनाना चाहते हैं
डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, कुछ अगर टीवी में करना चाहते हैं, तो मंडी हाउस में अपना प्रपोजल 31 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। तो कई लोगों को मैं ललकारा, लेकिन कोई जब तैयार नहीं होता, यहां से जो मैं खुद बीड़ा उठाता हूँ। जैसे मैं बताया था कि फिल्म वालों से मेरा संपर्क हो चुका था, मैं एक फिल्म में सेंट्रल कैरेक्टर का रोल पाया था, फिल्म अधूरी रह गई, नहीं हो पाया, तो एक तरीके से एक उनके बीच उठना बैठना था मेरा, तो इन लोगों से बढ़िया परिचय था, तो उसका फायदा उठाते हुए मैंने एक युद्ध स्तर पे किया, 13 एपिसोड की जो है वो लिखवाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर 13 एपिसोड का जो आपका स्क्रिप्ट लिखवाया, सिनॉप्सिस उसकी तैयार की। हमने जो है उसमें शर्त ये थी कि आपको ये जो टीम है, उस टीम का कंसेंट लेटर भेजना पड़ेगा अपने प्रपोजल के साथ। एक तो 4 एपिसोड का फुल ये होना चाहिए, 13 एपिसोड की सिनॉप्सिस चाहिए और 4 एपिसोड का फुल स्क्रिप्ट। साथ में आपको देना है डायरेक्टर का नाम, म्यूजिक डायरेक्टर का नाम, कैमरामैन का नाम, ये शर्त थी उनकी। लेकिन सिर्फ नाम नहीं देना, उनका कंसेंट लेटर देना है। तो 1 महीने के अंदर मैंने बानन फानन में जो है स्क्रिप्ट राइटिंग लिखवाया। मैंने जो है डायरेक्टर के तौर पर नेशनल अवार्ड पाए हुए शंकर घोष, दौड़ फिल्म के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था, उनको जो है मैंने डायरेक्टर के तौर पर साइन किया। म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर मैंने भी बलसारा को नेशनल अवार्ड पाए हुए म्यूजिक डायरेक्टर थे, और कैमरामैन के तौर पर मैंने सौमेन राय को जो है, जो सत्यजीत राय के परमानेंट कैमरामैन हुआ करते थे, उनको मैंने साइन किया। इन लोगों को साइन करके एक अच्छी टीम बना करके जो है समझ जाइए कि मैं आपको मंडी हाउस में जो 31 अक्टूबर 1990 आखिरी डेट था जमा करने का, उन दिनों जो है आपका ये मंदिर आंदोलन की वजह से ट्रेनें नहीं आ रही थी, कुछ यात्रा में बड़ा विघ्न होता था, तो मैं लाइफ में पहली बार जो है कुरियर सर्विस का इस्तेमाल किया। मेरा साथ स्क्रिप्ट वगैरह जो है 3.5 kg का बना था, कलकत्ते से हमने कुरियर किया, कुरियर करने के बाद से जो है स्क्रिप्ट पहुंच जाता है। जितने प्रपोजल जमा पड़े थे, मेरे प्रपोजल का नंबर था 3916। अब ये जो मेरा प्रपोजल वहां पड़ जाता है, उसके बाद से जो है अब सारा ध्यान ज्ञान जो है इस प्रपोजल को ये अप्रूव्ड करवाने में लग गया। ये अप्रूव्ड कैसे हो? अब ये अप्रूव्ड करवाने के लिए मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन से मिला। ये अप्रूवल की सोर्स चाहिए, सोर्स के लिए मैं जिनको समझा कि इनके पास कोई क्षमता है, मैं ऐसे तमाम नेताओं से मिला। कह सकते हैं कि उस जमाने में सिर्फ 2 पावरफुल नेताओं को अपनी नजर में, जिनको मैं पावरफुल समझता था, लाल कृष्ण आडवाणी और ये राजीव गांधी, इन दोनों को छोड़ करके जिनको भी मैं समझा है उनमें कुछ कुवत है, मैं उनसे मिला, रामविलास पासवान वगैरह सबसे मिला, तो विभिन्न नेताओं से मिला, तमाम ऑर्गेनाइजेशन से मिला। और यही जो ऑर्गेनाइजेशन से मिलते चला गया ना, उसके बाद से मेरे मन में जो बेसिक जानकारी ये होती है, जाति समाज की क्या ट्रेजेडी है, ये धीरे धीरे समझ में आता है। नहीं तो जिससे मैं बताया कि मेरे जीवन में विकता ही नहीं थी, कोई दुखद अनुभव ही नहीं था। एक तरीके से कहिए कि मैं जो है, मेरी संवेदनशीलता इस मूवमेंट के प्रति जो है जोड़ती है। बहरहाल 4 सालों तक मैं जो है घनघोर इसके लिए प्रयास किया। मेरे लिए 13 दिन तक दिल्ली में एक अपूर्वलाल मजूमदार हुआ करते थे। बाबा साहब जब खुलना से विजयी हुए थे, तो ये मेरे लोगों का घेराव किया था। वहां का छात्र आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान था बाबा साहब को आपका संविधान सभा में भेजने में। तो उसमें लीड भूमिका थी आपका अपूर्वलाल मजूमदार की, और मजूमदार साहब बंगाल में 14 सालों तक डिप्टी स्पीकर रहे थे। तो उनको जब मैं अपने प्रपोजल के विषय में बतलाया, बेचारे बड़े खुश हुए। उसके बाद से मुझे लेकर के दिल्ली में 13 दिनों तक उन्होंने डेरा डाले रखा। और उन दिनों इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हुआ करते थे अजीत कुमार पांजा, जो उनके शिष्य थे। पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग उन्होंने मजूमदार साहब से लिया था। तो मजूमदार साहब बोले को हमारा चेला है वहां पर, हम पास करवाएंगे। तो बेचारे 14 दिनों तक जो है रहे मेरे साथ दिल्ली में। बहरहाल 1992 के फरवरी में रिजल्ट आता है। रिजल्ट जब आता है तो उसमें देखा जाता है, क्रांतिकारी नाम से मैंने अपना प्रपोजल डाला था, वो ये अप्रूव्ड नहीं हुआ था। तो सुन के बड़ा सदमा लगा। मैंने फोन करके जब अपूर्वलाल मजूमदार को बताया, तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिखा था। वो मेरे लाइफ की जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें खो गई उसमें वो पोस्ट कार्ड था, बहुत ही मार्मिक पोस्ट कार्ड उन्होंने लिखा था कि न होने का मुझे बहुत ही आघात लगा। बहरहाल हमारा सीरियल तो पास नहीं होता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही पता चलता है कि जो सीरियल्स पास हुए हैं उनमें कुछ हेरा फेरी हुई है। बस उसके खिलाफ एक आयोग बैठ जाता है, एक कमीशन बैठ जाता है, और उस कमीशन की रिपोर्ट आज तक नहीं आई।
अच्छा, अब इस बीच में धीरे धीरे जो है, जो आपका नरसिम्हा राव 24 जुलाई 1991 को जो नियो इकोनॉमी पॉलिसी जो जारी करते हैं, उसके बाद से धीरे धीरे निजीकरण का दौर शुरू होता है, और निजीकरण का इम्पैक्ट आपका पड़ता है, आपको इसमें टीवी की दुनिया में पड़ता है। तब धीरे धीरे प्राइवेट चैनल वगैरह आ गए। उसके बाद से 1994 तक आते आते काफी सब चैनल आ गए। फिर जो अखबारों में खबरें छपती थी तो उससे पता चल गया कि अब टीवी पर प्रोग्राम जो है, जो बहुत सक्षम लोग हैं आर्थिक दृष्टि से, सिर्फ वैसे ही लोग ये हो सकते हैं जिनके पास क्रिएटिविटी है, उनके लिए संभव नहीं है। जबकि ये प्राइवेट चैनल के पहले होता था, सिर्फ जब दूरदर्शन आपका होता था ना, तो यदि आपके पास बढ़िया आइडिया है, उस आइडिया के अप्रूव्ड होने के बाद से वहां से मिल जाता था कि आप अपना जमा कीजिए, तो जमाने में आपका ये जो आपका स्पॉन्सर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि एक ही चैनल हुआ करता था, ज्यादा आराम से स्पॉन्सर ही मिल जाता था। तो मैं ये सोच करके ये किया था कि यदि मेरा ये क्रांतिकारी सीरियल अप्रूव्ड हो जाता है तो मुझे फाइनेंस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन 1994 आते आते पता चल गया कि अब इस तरह से जो प्राइवेट चैनलों का भरमार हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो उसके बाद से समझ जाइए कि जो है विजुअल मीडिया से जो है धीरे धीरे मन मेरा जो है उचटने लगा। और इसी बीच में 1994 में एक बड़ी रोचक घटना होती है, इसे आपके दर्शकों को मैं बतलाना चाहूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर सीरियल अप्रूव्ड करवाने के प्रयास में बहुत से व्यक्तियों से मुलाकात हुई। जैसे मैं बताया कि मेरे लाइफ की बड़ी टर्निंग पॉइंट थी MS सोडी से मिलना। सोडी साहब से जब मुलाकात होती है तब पता चलता है कि बाबा साहब पर टीवी सीरियल नहीं बना। उसके बाद से जो है मन में प्रयास होता है कुछ करना चाहिए, मैं प्रयास करता हूँ। वो प्रयास मुझे जो है आपका अम्बेडकरवादी मूवमेंट से जुड़ता है। इस मूवमेंट से जुड़ने के बाद से वही जो है अप्रूव्ड करवाने के चक्कर में जो विभिन्न लोगों से मिला, इसी क्रम में मेरी मुलाकात होती है SK विश्वास से। नाम सुने होंगे, SK विश्वास साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्हीं SK विश्वास की 1994 में एक किताब रिलीज होती है, भारतीय समाज उन्नयन धारा व डॉक्टर अम्बेडकर, 1994 बांग्ला में आती है। और भाई साहब आपको बताऊं कि उस किताब ने मेरी जिंदगी की धारा को बदल दिया। मैं लाइफ में हजारों किताबें पढ़ा था, किताबों के विषय में जो मेरी धारणा जो है बहुत हाई फाई नहीं हुआ करती थी। किताबें मेरे लिए जो है हेल्दी इंटरटेनमेंट का जरिया हुआ करती थी। ऐसी कोई किताब मेरी नजर में नहीं पड़ी जिसे पढ़ के लगे कि दुनिया बदली जा सकती है। लेकिन जब इसके किताब में पढ़ा वो भारतीय समाज उन्नयन धारा, तब लगा कि यस, किताबों के द्वारा जो है दुनिया को बदला जा सकता है। वहां से मेरे मन में जो है राइटर बनने का इंस्पिरेशन धीरे धीरे ये होने लगा। और जो बाबा साहब के ऊपर सीरियल अप्रूव्ड करवाने के चक्कर में तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन से मिला, तो लिटरेचर भी मिला, बहुत से लोगों के संसर्ग में आया, कांसीराम का मूवमेंट से भी परिचित हुआ। तो कांसीराम का मूवमेंट कहीं से मुझे भी किया कि पे बैक टू द सोसाइटी, समाज को यदि हम सक्षम है तो कुछ पे करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और ऊपर से जो है ये किताब, तो मेरे लाइफ की दूसरी जो टर्निंग पॉइंट है वो SK विश्वास की वो किताब है। मैं उस किताब का मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट है कि मैं आज की तारीख में, आपने जो बताया वो फिगर सही नहीं, मैं 80 किताबों का राइटर हूँ। और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पर पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में, इंडिया के तो मैं इसी में नहीं रखता, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में मुझसे ज्यादा राइटिंग किसी ने नहीं किया। 80 किताबें हैं मेरी किताबों का जो है 40,000 से ऊपर का है। शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। तो जितनी भी मेरी किताबें हैं, राइटर के रूप में मैं जो कुछ भी हूँ, उसके पीछे उस किताब की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरी हर किताब में वो किताब जो है कहीं ना कहीं से जो है रिफ्लेक्ट होती रहती है जी। ये देखिए, किताब का नाम आदि भारत मुक्ति बहुजन समाज, हिंदू साम्राज्यवाद के खिलाफ मूल निवासियों के संघर्ष की एक दास्तान। तो इसके विश्वास साहब की किताब से हमने जो है समझिए कि समाज को देखने का नजरिया पाया, हमने हिस्ट्री को समझने का नजरिया पाया, हमने सोशलिज्म का ज्ञान पाया। तो उसी किताब से प्रभावित होकर के मेरी पहली किताब आती है। और ये किताब क्या है, 6 पेज के लेटर का एक रिप्लाई है। कलकत्ता में मेरे साथ एक यादव मित्र हुआ करते थे, उन्होंने मुझको 6 पेज का एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने मुझे पिंच किया कि हरिलाल जी, आप करोड़ों सीरियल बना लीजिए, आपके लोग सुधरने वाले नहीं है।
ये मनुष्य के रूप में जानवर है। वो यादव जाति से थे और अध्यात्म के क्षेत्र में चले गए थे। 1978 में हम लोगों को छोड़ के, बड़े ब्रिलियंट विद्यार्थी हुआ करते थे, 1978 में हम लोगों को छोड़ के चले गए बॉम्बे। 1994 में आगमन होता है। जब 1994 में आते हैं कलकत्ता और हम लोग से मिलते हैं तो उनको बड़ा दुख, आश्चर्य होता है कि हरिलाल जैसा व्यक्ति जो अम्बेडकर, कांसी राम, मायावती, लालू, मुलायम की बात करता है, तो उनकी नजरों में मैं जातिवादी हो गया। कलकत्ता से जाने के बाद मार्च 1995 में वो 6 पेज का लेटर लिखते हैं जो मैं आपको दिखलाया। तो उस लेटर में उन्होंने कहा कि आपके जो लोग हैं शुद्राति शूद्र जो है, ये मनुष्य के रूप में जानवर जैसे हैं, और आप जिस अम्बेडकर की बात कह रहे हैं, मैं उस अम्बेडकर को मनुष्य के रूप में भी बहुत साधारण मानता हूं। और उन्होंने जो संविधान लिखा है वो संविधान सारी दुनिया के संविधानों का जो है नकल है, अपने आप में एक बासी संविधान है। तो लेटर मुझे ये किया, बड़ा सॉफ्ट किया। आपको बताऊं कि मैं पत्रकारी लेखन करता हूं, जानते हैं आप। मुझे कोई घटना जब उद्वेलित करती है उसके बाद से मेरी कलम चलती है। तो वो लेटर जो है मुझे बड़ा टच किया। उसके बाद से मैं आपका 1995 के नवंबर में, मैंने लगभग 96 में मैं VRS ले लेता हूँ। जॉब में बहुत शानदार किया करता था। 1990 में मैं 12-14 रुपये सैलरी पाया करता था, जबकि उन दिनों अधिकारी सब 3000-4000 पाते हो, इतनी सैलरी मेरी थी। तो 1995 के नवंबर में मैं सर्विस से रेजिग्नेशन देता हूँ और उसके बाद से जो है मूवमेंट के लिए, बाबा साहब के मिशन के लिए कुछ करने का संकल्प करता हूँ। और वो संकल्प जो है आपका राइटिंग के माध्यम से सामने आता है, जिसके पीछे जो है इसके विश्वास की प्रेरणा रहे। विश्वास साहब से ही मैंने जाना कि किताबों के द्वारा दुनिया बदली जा सकती है। उसके बाद से दुनिया बदलने के लिए हमने जो है राइटिंग ये किया। तो मेरी सारी किताबें जो है, कभी कोई वैसा मेरी किताबों पर अध्ययन नहीं हुआ, लेकिन ये तय है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से मैंने जो राइटिंग की है दुनिया के इतिहास में हुआ ही नहीं। जिसमें मैं तब भी हिसाब किताब पढ़ा हूँ, लेकिन अपनी किताबों से जब कहीं कंपेयर करता हूँ तो बड़े बड़े लेखक भी जो है कहीं कुछ नहीं टिकते हैं। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर कोई 1-2 किताब लिखा, लेकिन आपको अजीब लगेगा कि डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया के रूप में जो मेरी पहचान हुई है, जब लेखन में उतरा उसके बाद से एक समय आता है जब मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिटी के अनदेखी के कारण इस सारी दुनिया में ये समस्याएं हैं। तो डाइवर्सिटी में जो मैं लिखना शुरू किया था, 75 किताबें मेरी डाइवर्सिटी पर हैं। विश्व इतिहास में जो है सिंगल मुद्दे पर इतनी किताब नहीं हुई। इस क्रम में यह है, आपका अगला सवाल सुनने के पहले एक और बतलाता हूँ आपकी घटना। जैसे मैं बताया कि जीवन में कुछ ऐसे लोग मिलते चले गए ना जो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बने। मैं हमेशा से बड़ा विद्यार्थी रहा हूँ, आज भी सीखते रहता हूँ और शुरू से मुझ में ये लगन रही। जैसे मैं बताया कि मेरा एजुकेशन जो फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ 11 क्लास तक है, और मैं स्टूडेंट में सिर्फ एक ब्राह्मण टीचर था, श्याम बिहारी दीक्षित नाम था, वो प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर। सिर्फ उनको छोड़कर मैं किसी टीचर से प्रभावित ही नहीं हुआ। मुझे कॉलेज में भी जाने का मौका मिला, लेकिन टीचरों को देख करके मेरे मन में हंसी आती थी, करिए क्या पढ़ा रहे, जो किताब में वही बोले जा रहे हैं, अरे कुछ नई तो बात हो। तो मैं मार्क्स से फ्रंट बेंचर का था, लेकिन बैक बेंचर रहता था कि पीछे बैठ कर सिनेमा फिल्म देश दुनिया की बात टीचरों को मैं नहीं ये करता था। तो राइटिंग में जब मैं उतरता तो रेजिग्नेशन देने के बाद से जब मैं राइटिंग का मन बनाता हूँ तो मेरे सामने जो सबसे बड़ा जो चीज आता है वो गोसाई जी का 6 पेज का लेटर जो मैं आपको दिखलाया। मुझे उसी लेटर का जवाब देना था। उस लेटर में जो खूबी थी, मैं बहुजन मूवमेंट से जुड़ चुका था, मैंने महसूस कर लिया कि जो कांसी राम साहब जो तमाम वंचितों को जोड़ करके एक वर्ग बनाना चाहते हैं, बहुजन वर्ग के रूप में तब्दील करना चाहते हैं, इस बहुजन समाज के निर्माण में गोसाई जैसे लोग ही बाधक हैं। गोसाई जी हमारे यादव समाज के थे, पिछड़े समाज के थे। तो ऐसे लोग जो है, समझिए कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म शास्त्रों से ये हो करके सम्मोहित हो करके बहुजन समाज में बाधक बन रहे थे। तो गोसाइयों को बहुजन मूवमेंट से जोड़ने के लिए मैंने कलम पकड़ी। तो वही उनके 6 पेज का लेटर का जवाब दिया, और ये 6 पेज का लेटर का जवाब 674 पेज की किताब के रूप में आया है। किताब के रूप में, जी। तो साहित्य में ऐसी किताब लिखी गई होगी। जी। तो आपने 2 मिनट आप करूंगा। ये जब किताब रिलीज हो जाती है, आपका ये सन 2000 में रिलीज होती है। किताब रिलीज होने के बाद से उसके पहले मैं चंद्रभान जी के संपर्क में आ गया था। तो चंद्रभान जी लगे मजाक उड़ाने
दुसाद जी, आपने किताब तो बहुत अच्छी लिखी है, लोग आपको विद्वान कहेंगे, हाँ, आपकी विद्वता की तारीफ होगी, लेकिन डे टू डे जो समस्याएं खड़ी हो रही है उस पर समाज का मार्गदर्शन कौन करेगा? लिहाजा आपको आना चाहिए पत्रकारी लेखन में। अब मैं बतलाऊं कि मैं किताब लिखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बचपन से जो है थोड़ा जब से होश संभाला, जब से मैं पढ़ने लगा, मैं संपादकीय लेखों से बड़ा प्रभावित रहता था। मेरे लिए अखबारों के एडिटोरियल पेज का एक लेख जो एक बड़ी से बड़ी किताब से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। मैं बहुत प्रभावित रहता था बचपन से। मैं छोटी उम्र से अखबार जब खोलता था तो सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स पेज खोलता था, उसके बाद से सीधा आ जाता था एडिटोरियल पर। इंफॉर्मेशन वाला मैं नहीं देखा करता। तो चंद्रभान जी जब बार बार लगे पिंच करने ना कि भाई आपको आना चाहिए पत्रकारी लेखन में, डे टू डे जो समाज की समस्याएं इस पर इसी माध्यम से आप ये कर सकते हैं, तो मन तो कर रहा था। चंद्रभान जी के करीब रह करके मैं किया था पत्रकारों की क्या अहमियत है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं महज एक 11 क्लास पास व्यक्ति हूँ, एडिटोरियल पेज पर मैं कैसे लिख सकता हूँ, वो मुझे बड़ा कठिन लग रहा था। लेकिन इतना चंद्रभान जी ने थाना मारा कि मैं सितंबर 2000 में जो है 10 दिन के अंदर 3 आर्टिकल लिखा। अब आर्टिकल तो लिख दिया, लेकिन इसे संपादकों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उन दिनों में चंद्रभान जी का सहायक बन गया था, असिस्टेंट बन गया था। घर परिवार मैं दिल्ली में रहता था, मेरा मेंटेनेंस चंद्रभान जी देखते थे। उनका वही कहना था, जब किताब रिलीज हुई, बोले कि आपका आगे क्या क्या प्लान है? मैं बोला कि आगे का प्लान मेरा यही है कि ये किताब जो है 600 पेज में आई है, इसको कई खंडों में लिखना है, 6000 पेज में मुझे लिखना है, और इसके लिए मैं लखनऊ रह करके अपनी राइटिंग शुरू करूंगा। तो उन्होंने कहे कि राइटिंग अगर आप लखनऊ से करेंगे तो आप एक क्षेत्रीय लेखक के रूप में पहचाने जाएंगे, और आप परिवार के लिए बोझ बन जाएगा, परिवार के लोग आपसे विरक्त हो जाएंगे, फिर जो है तो आप दूर भागिए, दिल्ली में रहिए। मैंने कहा दिल्ली में रहूं, कैसे रहूंगा? तो उन्होंने मेरे लिए जो है रहने की सब व्यवस्था कर दिया। तो बहरहाल वही सितंबर में उनका एक काम था हिंदुस्तान में, इनसे उर्मिलेश जी से मिलना था। तो उन्होंने कहा कि जाइए जरा उर्मिलेश जी से दे करके आइए। फिर तो मैं उर्मिलेश जी से गया चंद्रभान जी के काम से, तो साथ में अपना वो लेख भी लेता गया, जो मैं कहा आपको कि 3 दिन के अंदर मैंने जो है 10 दिनों में 3 लेख तैयार किया था। तो जब चलने लगा तो मैंने कहा कि सर ये लेख मैं लिखा हूँ, इसे संपादकों तक कैसे पहुंचाया जाए, प्लीज जरा बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि जरा 5 मिनट के लिए दीजिए दुसाद जी। ये मेरे लाइफ का, जिसे बताया कि ऐसे लोग मिलते गए कि जिंदगी के जो है नए नए अध्याय जुड़ते। उर्मिलेश जी ने जो है रियली 5 से 7 मिनट में निकाल के दिया। हिंदुस्तान अखबार के गेट पर उन्होंने जो पढ़ना शुरू किया, और 5 मिनट पढ़ने के बाद से तीनों लेख जो है रख लिए पॉकेट में। कहे कि दुसाद जी जाइए, 1 सप्ताह इंतजार कीजिए, अगर लेख नहीं छपता है तो फिर आइएगा मेरे पास, मैं आपको बतलाऊंगा कि कैसे संपादकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है आप इत्मीनान के साथ जाइए। तो जिस अंदाज में उन्होंने रखा ना, मुझे लगा कि कुछ बात बन सकती है। अगले दिन मुझे आना था गांव, मैं आ गया देवरिया, लेकिन गांव आने के बाद से अगले दिन से जो मैं डेली वही हिंदुस्तान लगा देखने। इसी क्रम में जो है 12 को जब मैं अखबार उलटता हूं तो देखता हूं कि उसमें मेरा लेख छपा है, ओलंपिक और हम। हिंदुस्तान में मेरा पहला लेख हिंदुस्तान में छपता है। और भाई साहब, हिंदुस्तान में छपने का क्या महत्व है, आज की तारीख में आपको बता दूं कि भारत में कुछ ऐसे अखबार हैं जिनकी रीडरशिप जो है 8-9 करोड़ तक है। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, भास्कर वगैरह ऐसे पेपर है जिसकी रीडरशिप जो है 7 से 8 करोड़ तक है। इसमें यदि आपका कोई लेख छपता है तो 7-8 करोड़ लोग नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम 1.5-2 करोड़ तो पढ़ेंगे। तो जब पहला लेख हिंदुस्तान में छप गया, उसके बाद से फिर कौन? तो उसके बाद से तो मैंने जो है आपको ये कहूं कि मैंने भारतीय पत्रकारिता का सारा रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया है। मैंने जो काम किया है भारत की पत्रकारिता की हिस्ट्री में, जो बड़े बड़े 10 ठो राइटर होंगे उनको सबको एक मिला दीजिए और दुसाद को एक तरफ रखिएगा तो बौने ही नजर आएंगे। ये मेरी राइटिंग के आगे। जी, तो मेरे तो प्रश्न पूछने से पहले ही आपने बहुत सारी बातें जो है वो साझा हमारे साथ आपने किया है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चूंकि हमारे इस कार्यक्रम की एक समय सीमा भी है, तो मैं अब संक्षिप्त आपसे जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा से आप ये बताइए कि बहुजन डायवर्सिटी मिशन का जो आपने किया, मैं चाह रहा हूँ कि 5 मिनट उस पर बातचीत हो जाए। और उसके बाद जो आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा वो ये कि जो लोग लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं तो उनके लिए क्या आप अपना सलाह देना चाहते हैं,
क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, जो नए नए जो लेखन के क्षेत्र में आना चाहते हैं? तो मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप एक साथ अगर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत वाजिब सवाल आपने किया। लेखन में आने के बाद जैसे वही जब चंद्रभान जी ने जो ये किया 1900 क्या सन 2000 में मेरी किताब रिलीज होती है, उसके बाद से मैं पत्रकारी लेखन में, उन दिनों नई सदी में जो है आपका जो 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव जो नियो इकोनॉमी पॉलिसी लागू करते हैं, उस पॉलिसी को हथियार बना करके आरक्षण के खात्मे का एक मुहिम चलता है। मेरा मानना है, मैं तमाम किताबों में लिखता हूं, आपके दर्शकों को मैं बतलाना चाहता हूं कि दुनिया, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि दुनिया का इतिहास जो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, इससे बढ़िया इतिहास की व्याख्या हो ही नहीं सकती है। तो भारत में जो वर्ग संघर्ष है, वो वर्ग संघर्ष आपका आरक्षण में क्रियाशील रहा। आरक्षण में इसलिए क्रियाशील रहा, आपको बतलाता हूं कि जिस वर्ण व्यवस्था के तहत आपका समाज सदियों से परिचालित होता रहा है, वो वर्ण व्यवस्था बेसिकली जो है, मेरी एक शब्दावली है, सोर्सेज ऑफ पावर, शक्ति के स्रोत। शक्ति के स्रोत समाज में 4 होते हैं: आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षिक। शक्ति के स्रोतों के बंटवारे की व्यवस्था रही वर्ण व्यवस्था। इस वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण के लिए प्रोफेशन तय रहे, और प्रत्येक वर्ण के साथ ये निश्चित आज्ञा रही कि कोई किसी के लिए जो प्रोफेशन तय है उसको छोड़ करके वो दूसरे का प्रोफेशन नहीं अपना सकता। अगर ऐसा करता है तो क्या होगा, कर्म संकरता की सृष्टि होगी। कर्म संकरता के फलस्वरूप जो है आपको इहलोक में जो है राजदंड का सामना करना पड़ेगा, परलोक में नरक का। तो बहरहाल जो है, जिस वर्ण व्यवस्था के तहत हमारा समाज परिचालित होता रहा है, वो आरक्षण व्यवस्था रही है। और हजारों साल से आप देखेंगे कि जो आपका जाति के खिलाफ जो संघर्ष है, मध्य युग में, हमारे प्राचीन युग में गौतम बुद्ध, मध्य युग में जो है आपका रैदास, कबीर इत्यादि चलाते हैं, आधुनिक युग में जो है महामना फुले से शुरू होकर के साहू जी महाराज, पेरियार, लबाबा साहब वगैरह का जो संघर्ष है, ये संघर्ष जो है समझ जाइए कि ये हमारे वर्ग संघर्ष के नायक हैं। ये संघर्ष किस लिए था? जो हिंदू व्यवस्था है उसमें हमारे समाज को सोर्सेज ऑफ पावर से एक्सक्लूड किया गया था, शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत किया गया था। इसी बहिष्कार को दूर करने का संग्राम है आपका बहुजन संग्राम है। बाबा साहब जो रिजर्वेशन देते हैं, उस रिजर्वेशन से जो है हमारे लोगों को जो हजारों साल से आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक से दूर रहे, उससे जुड़ने का मौका मिलता है। और यही रिजर्वेशन जब आपका 7 अगस्त 1990 को पिछड़ों को मिलता है, भारत में क्लास स्ट्रगल जो है बिल्कुल खुल के सामने आ जाता है। उसके बाद से हिंदू आरक्षण अर्थात वर्ण व्यवस्था का जो सुविधाभोगी वर्ग है, वो आरक्षण के खात्मे के लिए अपने अपने स्तर पर हर कोई तैनात हो जाता है। छात्र और उनके अभिभावक, मंडल की रिपोर्ट के बाद आपकी मेमोरी में होगा, जो छात्र हैं वो जो आत्मदाह के राष्ट्र की संपदा दाह में जुड़ जाते हैं, उनका समर्थन उनके गार्जियंस करते हैं। मीडिया मंडल के खिलाफ जो है एक गजब का मुहिम छेड़ देती है। भारत का साधु संत जो सवर्ण वर्ग से होते हैं, साधु संत जो है अध्यात्म अनुशीलन छोड़ करके जो है आपका इसमें उतर जाते हैं, आरक्षण के खात्मे में उतर जाते हैं संघ परिवार के में। उसी तरीके से जो है आरक्षण के खात्मे के लिए मंदिर आंदोलन शुरू होता है, जिसके फलस्वरूप आज एक पार्टी की सत्ता है। और आरक्षण के खात्मे के लिए 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव जो नियो इकोनॉमी पॉलिसी लागू करते हैं। उस पॉलिसी के द्वारा जो है आरक्षण के खात्मे का प्रोसेस शुरू होता है। जब यही प्रोसेस जो है नरसिम्हा राव के, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में शुरू होता है, उस समय पूरे देश में जो है एक नई वंचितों में एक नई किस्म की चेतना आती है। इसलिए आती है कि नरसिम्हा राव की जो ये नियो इकोनॉमी पॉलिसी थी, उससे अपने दलित समाज को जो एक्टिविस्ट हैं, राइटर्स हैं, और सबको पता चल गया कि आरक्षण के खात्मे के लिए है। लेकिन जो संघ परिवार जिससे प्रशिक्षित है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, संघ परिवार नरसिम्हा राव की इस पॉलिसी के खिलाफ पूरे देश में तूफान फैला दिया, हल्ला मचा दिया कि ये जो नरसिम्हा राव की पॉलिसी है, इसके फलस्वरूप भारत जो है आर्थिक रूप से विदेशियों का गुलाम हो जाएगा। फिर हमें भारत की आजादी के बाद आर्थिक मुक्ति का एक नया आंदोलन चलाना पड़ेगा।
तो संघ परिवार के द्वारा नरसिम्हा राव की नीति का इस कदर विरोध करने से लोगों में यकीन पनपा कि शायद अगर संघ परिवार का कोई व्यक्ति सत्ता में आएगा तो इसको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन नरसिम्हा राव आकर के जब विनिवेश नीति के जरिए जो है आपको सरकारी उपक्रमों में जहां आपको जॉब मिलता है वहां से जब आने मैं चाह रहा हूं कि बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के बारे में बात हो जाएगा, क्योंकि बात बहुत लंबा खींचेगा तो फिर वो। अरे सर सुनिए, बहुत बैकग्राउंड नहीं सुनेंगे तो आपके बैकग्राउंड से आपके दर्शक जो है इनरीच हो गए, समृद्ध हो गए, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसी को बताइए। तो जब ये आपका विनिवेशीकरण के द्वारा जो है सरकारी उपकरणों को बेच करके निजी क्षेत्र में किया जाने लगा, उन दिनों अपने मैक्सिमम एक्टिविस्ट जो है बहुजनवादी जो संगठन है वो निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई लड़ने लगते हैं। लेकिन उन्हीं दिनों 12-13 जनवरी 2002, डेट याद कर लीजिए, 12 और 13 जनवरी 2002 को भोपाल में ऐतिहासिक भोपाल कॉन्फ्रेंस आयोजित होता है चंद्रभान जी के नेतृत्व में, और वहीं से निकलता है भोपाल दस्तावेज और भोपाल डिक्लेरेशन। भोपाल घोषणा पत्र जो है, मैं अभी कल ही एक लेख लिखा था, उसमें बताया था कि दलितों की, वंचितों की आर्थिक मुक्ति के लिहाज से डॉक्टर अंबेडकर की जो रचना है स्टेट्स इन माइनॉरिटीज, राज्य और अल्पसंख्यक, इससे बेहतरीन रचना भारत में अब तक नहीं आई है। राज्य और अल्पसंख्यक के बाद जो सेकंड बेस्ट रचना थी वो थी चंद्रभान प्रसाद की भोपाल डिक्लेरेशन और भोपाल डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट के जरिए जो है अमेरिका में जो सर्वव्यापी आरक्षण वाली नीति है जिसको हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं, अब जिस डाइवर्सिटी की बात हम लोग कह रहे हैं वो डाइवर्सिटी को विषय में आपको बतला दूं कि डाइवर्सिटी है सर्वव्यापी आरक्षण, यूनिवर्सल रिजर्वेशन का नाम जो है डाइवर्सिटी। लेकिन इसके तहत जो है सिर्फ एक समाज विशेष को नहीं, डाइवर्सिटी के तहत रिजर्वेशन को 100% कर करके भारत के प्रमुख सामाजिक समूहों के स्त्री और पुरुषों के मध्य बंटवारा कराना है इसका लक्ष्य। तो भोपाल डिक्लेरेशन जब होता है आपका 13 जनवरी 2002 की शाम जब रिलीज होता है, तो उसके द्वारा जो है नौकरियों से आगे बढ़ करके उद्योग व्यापार में रिजर्वेशन की एक लड़ाई शुरू होती है। नौकरियों से आगे बढ़ के निजी सेक्टर, सप्लाई में, डीलरशिप में, ठेका में, फील्ड में, ए टू जेड तमाम एक्टिविटीज में जो है एक आह्वान शुरू होता है। और इसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि 25 जनवरी 2002 को राष्ट्र के नाम जो राष्ट्रपति का संदेश होता है उसमें किया नारायणन ने अपील किया कि भोपाल डिक्लेरेशन से, भोपाल से जो संदेश गया है कि दलितों को नौकरियों से आगे बढ़कर के उद्योग व्यापार में भागीदारी मिलनी चाहिए, इस बात पर अमल जो है देश की तमाम सरकारें करें। बहरहाल इसी बात में 27 अगस्त 2002 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय में रिजर्वेशन देते हैं। वहां आप मध्य प्रदेश से तो आपका जुड़ाव है ही, मध्य प्रदेश के जो आपका जो हॉस्टल्स हैं बहुत ही क्वालिटी के हुआ करते थे एक जमाने में, कम से कम 2000 की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहां पर छात्रों को चावल दाल तमाम चीज सुख सुविधाएं सुलभ कराई जाती थी। तो वो जो मटेरियल से उनकी सप्लाई जो है ट्रेडिशनल व्यापारी लोग करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया ही करते थे। उसमें दिग्विजय सिंह ने आपको 30% रिजर्वेशन दिया कि समाज कल्याण विभाग में छात्रावासों इत्यादि के लिए जो खरीदारी होती है उसमें 30% माल जो है दलितों से खरीदा जाएगा। यहां से एक नई क्रांति की शुरुआत होती है। बाद में जब भोपाल दिग्विजय सिंह लागू करते हैं तो पूरे देश में ये हो जाता है, लोगों को लगता है कि भूमंडलीकरण के दौर में जहां हमारे सारे अवसरों को, रिजर्वेशन को खत्म करने की एक साजिश हो रही है, हम यदि लड़ाई लड़ें तो नौकरियों से आगे बढ़ करके सप्लाई, डीलरशिप तमाम क्षेत्रों में हिस्सेदारी हासिल करते हैं। ये लड़ाई चली कुछ सालों तक, लेकिन बाद में लोगों का जोश ठंडा हो जाता है। जब जोश ठंडा होता है तब जा करके आपको 15 मार्च 2007 को आगरा में बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की स्थापना होती है। मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष होता हूं। उपस्थिति किनकी रहती है? प्रोफेसर वीर भारत तलवार, डॉक्टर संजय पासवान, आपका कालीचरण सिंह, ऐसे ऐसे प्रख्यात लोगों की उपस्थिति में जो है लेखकों का संगठन बहुजन डाइवर्सिटी मिशन जो है 15 मार्च 2007 को वजूद में आता है। और वहां से हम लोगों का ये होता है, नारा होता है। मध्य प्रदेश से जो डाइवर्सिटी की नीति लागू हुई थी वो SC/ST के लिए थी, लेकिन जब बहुजन डाइवर्सिटी मिशन जो जब वजूद में आता है उसके बाद से हम लोग एक स्लोगन देते हैं कि इंडिया सोशल एंड जेंडर डाइवर्सिटी शुड रिफ्लेक्ट इन ऑल सोर्सेज ऑफ पावर
भारत की सामाजिक और लैंगिक विविधता का प्रतिबिंबन शक्ति के समझ में होना। इसका सरल था कि शक्ति के स्रोत 4 होते हैं: आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक। आर्थिक में ऑल अर्निंग एक्टिविटी, राजनीति में ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन में आप समझते हैं, उसके बाद से धार्मिक सेक्टर। इसका बंटवारा भारत के 4 सामाजिक समूहों सवर्ण, ओबीसी, एससी, एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के स्त्री और पुरुषों के संख्या अनुपात में होना चाहिए। उस पर जो है बाकायदे अपना एक मेरा घोषणा पत्र आया, बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का घोषणा पत्र। बहुत से लोगों ने माना है कि ये घोषणा पत्र जो है कार्ल मार्क्स का जो मैनिफेस्टो है उससे कहीं बढ़कर की चीज है भारतीय परिवेश में। तो वहां से हम लोग तमाम क्षेत्रों में जो है राय आपका संख्या अनुपात में भागीदारी की लड़ाई शुरू करती है। और उस लड़ाई का इम्पैक्ट है कि आप सोशल मीडिया में जाके देखिए, हर कोई अपने अपने तरीके से नौकरियों से आगे बढ़ करके तमाम क्षेत्रों में हिस्सेदारी की बात कर रहा है। इसका इम्पैक्ट होता है अब लड़ाई का। ये आपका जून 2009 में उत्तर प्रदेश के सरकारी ठेकों में आरक्षण लागू होता है। उत्तर प्रदेश मायावती सरकार करती है। आपको बता दो कि 1942 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों के समक्ष ज्ञापन देकर के मांग उठाया था कि एससी एसटी को ठेकों में आरक्षण मिलना चाहिए, पीडब्ल्यूडी के ठेकों में। आप सोचिए 1942 में दलितों की स्थिति कितनी सोचनी थी। उस दौर में बाबा साहब जो है रिजर्वेशन की मांग करते हैं ठेकों में। तो बाबा साहब का वो जो 1942 का सपना था वो जा करके 2009 में पूरा होता, लगभग 66 साल बाद। और मायावती गवर्नमेंट ने जो सिलसिला शुरू किया उसके बाद से तो बात यहां तक बढ़ गई जिसकी कोई सीमा नहीं। पिछले दिनों जो है आपका हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के 25 करोड़ तक के ठेकों में एसटी, एससी और ओबीसी को प्राथमिकता देने की घोषणा किया है। 2015 में बिहार के कुछ डिपार्टमेंट के सरकारी ठेकों में संख्या एससी, एसटी, ओबीसी को 50% रिजर्वेशन मिल चुका है। बिहार में आउटसोर्सिंग जॉब में 50% रिजर्वेशन मिल चुका है। हाल ही में हेमंत सोरेन ने जो है भवन निर्माण विभाग में जो आउटसोर्सिंग जॉब होता है उसमें जो है एससी, एसटी, ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया है। अभी अभी आप सुने हैं कि खट्टर सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों रिजर्वेशन दे दिया है। ऐसा ही जो है जगन मोहन। अब मैं जानना चाहूंगा, भोपाल कॉन्फ्रेंस से नौकरियों से आगे बढ़ करके उद्योग, व्यापार इत्यादि में भागीदारी की लड़ाई की जो शुरुआत होती है वो जब अपना संगठन बहुजन डाइवर्सिटी मिशन आता है तब जाकर डाइवर्सिटी जो है सर्वव्यापी आरक्षण का रूप लेती है। और उसके बाद से समझ जाइए कि धीरे धीरे बहुत से क्षेत्रों में जो है आपका रिप्रेजेंटेशन मिला है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे में बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का घोषणा आ चुका है। अभी 2015 में लालू प्रसाद यादव ने उत्तर बिहार में जो सफलता अर्जित की थी वो मुख्यतः बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के घोषणे को अप्लाई करके ही की थी। ये है। तो आपके दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप जो है हम सभी जो है बहुजन लिबरेशन के लिए काम कर रहे हैं। आप इतना समय व्यय करके इतना बढ़िया काम कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, उसका मतलब जो है आपका जो बहुजन लिबरेशन ही है। आपके जो दर्शक देख रहे हैं वो चाहते तो इस टाइम में सिनेमा उनेमा भी देख सकते थे, लेकिन आपको इसलिए देखते हैं कि उनको लगता है कि आपके चैनल से मुक्ति का कोई रास्ता मिलेगा। तो आज की तारीख में मैं बता दूं भाई साहब, 24 जुलाई 1991 को लागू अर्थनीति को हथियार बना करके इस देश के शासक वर्ग ने बहुजन समाज को, दलित, पिछड़े, आदिवासी और इनसे कन्वर्टेड लोगों को उस स्टेज में पहुंचा दिया है जिस स्टेज में सारी दुनिया में लिबरेशन की लड़ाई लड़नी पड़ी थी, स्वाधीनता संग्राम गठित हुए थे। आपके भारत में हुआ, साउथ अफ्रीका में, सारी दुनिया में। तो जिन हालातों में सारी दुनिया में जो है आपको स्वाधीनता संग्राम संगठित हुए, वही हालात जो है आज की तारीख में आपका भारत में हो चुका है। आप ऑल सोर्सेज ऑफ पावर से बिल्कुल बहिष्कृत हो चुके हैं। अब मुक्ति की लड़ाई यदि तो आपको ये बतला दूं कि सारी दुनिया में जो लिबरेशन की लड़ाई लड़ी गई हो, किस लिए लड़ी गई है? सिर्फ वंचितों को, जो डिप्राइव्ड हैं, शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत हैं, उनको शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी गई है। तो आज की तारीख में यदि बहुजन समाज लिबरेट होना चाहता है तो उसे बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का जो 10 सूत्री एजेंडा है उसे फॉलो करने के सिवा कोई रास्ता नहीं, इसी में छुपा हुआ है। अभी परसों में फिर
कि भारत जो है 2050 तक डाइवर्सिटी में हो जाएगा। तो एक बड़े विद्वान ने कहा कि नहीं 2050 नहीं 2030 तक हो जाएगा। तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि हजारों साल से वर्ण व्यवस्था के द्वारा भारत में जो एक विषमता के साम्राज्य फैला करके रखा गया है, ऐसी गैर बराबरी दुनिया में कहीं नहीं है। सोर्सेज ऑफ पावर का ऐसा असमानता कहीं नहीं है। इन सब समस्याओं के खात्मे का सारा सूत्र जो है आपका बहुजन डाइवर्सिटी मिशन ने ढूंढ लिया है, और वो मेरी 80 किताबों में है। मेरी किताबों के साथ साथ हमारे संगठन से जुड़े बहुत से लोग हैं, तो हमने 100 से अधिक जो है डाइवर्सिटी पर लिटरेचर तैयार किया। लिटरेचर के लिहाज से हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत का सबसे रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यही है, आपके दर्शकों से मेरी अपील है कि भाई आपको मैं बतला देना चाहता हूं कि आप पूरी तरीके से गुलामों की स्थिति में आ चुके हो। उन गुलामों की स्थिति में, जिस स्थिति में भारत में जो है लिबरेशन की लड़ाई लड़नी पड़ी थी, साउथ अफ्रीका के लोगों ने लगा पूरी दुनिया में लड़ाई लड़ी थी, वही स्टेज आ चुका है। तो आपको संगठित होकर बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और काफी लंबा समय, करीब 1 घंटा हम लोगों ने बातचीत किया। मुझे लगता है कि ये जरूर फायदेमंद होगा हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे दर्शकों के लिए, और आपने एक समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक समय निकाल करके इस वीडियो को देखा। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस एपिसोड को पहुंचाइए। और अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द इस वीक की इस कड़ी में फिर से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम।